चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लेग के बारे में, और भी 2-3 बीमारियां थी जिसकी चर्चा की गई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके कारण को खोजा जाए और उन कारणों का रोकथाम किया जाए जिसकी जानकारी प्रत्येक बीमारी के साथ दिया जा रहा है। अधिकांशतः गंदे स्थान, गंदे वस्तु या गंदगी के संपर्क में आने से ही होता है। स्वच्छ जीवन जिए और जीवाणुओं से दूर रहें, मच्छरों से बचाव का उपाय करें, मच्छरों के उन्मूलन का व्यवस्था करें, आसपास में जलाशय और तालाब है तो उसमें जलीय जीवों का पालन करें, केरोसिन तेल का छिड़काव करें। फिर से बता दें, केरोसिन तेल के छिड़काव से क्या होता है, पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और मच्छर अक्सर पानी के ऊपर ही अंडे देते हैं, और जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगा उसके अंडे नीचे डूब जाएंगे और मच्छरों की जनसंख्या कम हो जाएगी, जैसे कि टाइफाइड में भी बात की गई थी। तो खैर, आज हम देखते हैं काली खांसी को। तो काली खांसी जो है बॉर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। बॉर्डीटेला पेस्टिस ये बेसिकली आपको बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही बॉर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु गंदे चीज को मुंह में रखने से या गंदे वस्तुओं के साथ खेलने से अंदर चला जाता है, तो ऐसे स्थिति में बॉर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु अपनी संख्या के बाद फिर उद्भवन काल की बात करें तो उद्भवन काल क्या है, 1 से 2 सप्ताह होता है, 14 दिन तक का। 14 दिन के बाद इसका असर बच्चे पर देखने को मिलेगा। तो काली खांसी में होगा क्या भाई, बच्चा खांसेगा, खांसी रुकेगा नहीं, खांसते खांसते मल मूत्र का त्याग भी कर देता है। तो ऐसे स्थिति में जन्म से 6 माह के अंदर या 6 माह के थोड़ा सा बाद 2-4 दिन आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। डीपीटी का टीका लगवाने से काली खांसी से बच्चे को राहत होती है। हो जाने के बाद एरिथ्रोमाइसिन दवा आती है, इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिर कल की तरह मैं बता दूं कि बिना चिकित्सक के सलाह के न लें, क्योंकि वेट और एज के हिसाब से दवा का पावर mg घटाया और बढ़ाया जाता है। जैसा कि पैरासीटामोल में मैंने बताया था कि 10 mg प्रति किलोग्राम दिया जाता है। तो कोई बच्चा अगर 10 किलोग्राम का है तो 100 mg पैरासीटामोल दिया जाएगा। अब कहिएगा 12 kg का है तो फिर बताया मैंने कि ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे डोजेज बढ़ा दिए जाते हैं। अब 20 kg का है तो 250 mg का चलेगा वंस ए डे। अगर 26 से 30 kg का है तो ट्वाइस ए डे, एक्सेट्रा। हर दवाइयों का डोज अलग अलग होता है जो डॉक्टर बताएगा, इसलिए अपने से प्रैक्टिस ना करें, बच्चे पर तो खास तौर पर ना करें। तो काली खांसी बॉर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। ये जीवाणु जैसे ही बच्चे को संक्रमित करेगा, बच्चे का खांसी रुकेगा नहीं, श्लेष्मा आएगा, साथ में छींक भी आएगा, शरीर का तापमान बढ़ता घटता रहेगा, सांस की दरें बढ़ जाएंगी, बीपी अनियंत्रित होने लगेगा, बच्चा परेशान होगा, समय से इलाज नहीं कराने पर बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे स्थिति में तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। अगर बच्चे को जन्म से 6 महीने के बाद अगर डीपीटी का टीका दिलवाए हैं तो बच्चा काफी हद तक इससे सुरक्षित है। हो जाने के बाद एरिथ्रोमाइसिन दवा का सेवन करें, अन्यथा चिकित्सक से सलाह लें। ठीक है। तो अगला है आपका डायरिया। डायरिया में होता क्या है कि पतला दस्त होता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो ये कई तरह के जीवाणु से होता है। सीजेला है, नॉर्वॉक है, आपका रोटावायरस है, और कभी कभी विषाणु जियोडिया से भी होता है, जियोडिया विषाणु से। ये दूसरे खाद्य पदार्थ, विषाक्त खाद्य पदार्थ से पेशेंट के शरीर में चले जाते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको संक्रमित करता है। और डायरिया हो जाने के बाद पतला दस्त का आना, शरीर में जल की कमी होना और समय से इलाज न होने पर पेशेंट का मर जाना निश्चित है। तो डायरिया जैसे ही हो चिकित्सक से सलाह लें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, डायरिया के पेशेंट के उपयोग किए गए वस्तुओं का उपयोग न करें, स्वच्छ, हवादार और सूरज की रोशनी आने वाले कमरे में उसे रखें, अलग रखें। उसके द्वारा उपयोग किया गया कोई उपकरण भी हो तो उसे उपयोग न करें। और निर्जलीकरण से बचने के लिए, जैसे जल की हानि होती है तो ORS का घोल है, इलेक्ट्रोल पाउडर है, इत्यादि का सेवन करें तो डायरिया से बचा जा सकता है। रोगी को काफी आराम देने की जरूरत होती है, बार बार हाथ धोएं। बाढ़ वाले इलाके में ज्यादा फैलता है, जैसे ही बाढ़ जाता है उस समय इस तरह के जीवाणु और विषाणु ज्यादा डेवलप करते हैं, और वहां पे पानी की किल्लत होती है। तो बेसिकली मैक्सिमम पानी से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एक जगह से दूसरी जगह। संक्रामक बीमारी तो है ही, आसानी से सामने वाले को संक्रमित कर देगा। उसके उपयोग किए गए किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो ये आपके पास ट्रांसमिट हो सकता है। अब आइए विषाणु की बात करें।
विषाणु से होने वाले रोगों की, जीवाणु से होने वाले रोगों की चर्चा हो चुकी। रेबीज की बात करें तो रेबीज समतापी जंतु आइसोथर्मल, जैसे कौन सा, कुत्ता, ऐसा नहीं है कुत्ते के काटने से केवल नहीं होगा, कुत्ता हो, गीदड़ हो, लोमड़ी हो, चमगादड़ हो, समतापी जंतु के काटने से ये वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकता है। कैसे जा सकता है? ये रेबीज का कीटाणु जो कुत्ते में ऑलरेडी पाया जाता है, रेप्टोवायरस, समतापी जंतु में होता है। जैसे हम लोग के हाथ में 14,000 प्रकार के जीवाणु हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो दही का सेवन जरूर कीजिए। वो जीवाणु को डेवलप करता है, लीवर को दुरुस्त रखता है, और किसी व्यक्ति का लीवर अगर लंबे समय तक दुरुस्त रहे तो वो लंबा जीवन जी सकता है, स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसी तरह कुत्ते में और समतापी जंतु में रेप्टोवायरस जीवाणु ऑलरेडी होते हैं, सभी कुत्ते में है, लेकिन एक छोटा कुत्ता अगर काट ले तो होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो कच्चा मीट नहीं खाता। अगर कुत्ता काटता है तो कुत्ते को पीछा किया जाता है। अब कितना पीछा करेंगे आप? आसान है कि इसका इंजेक्शन ले लें, अन्यथा कुत्ते को इंजेक्शन पहले ही दिवा दें एंटी रेबीज का। तो रेबीज कुत्ते के अंदर है, तो क्या वो कुत्ता काटा तो हमें रेबीज है या नहीं, इसके लिए कुत्ते की जांच की जाती है कि कुत्ता पागल तो नहीं था। तो कुत्ता में जैसे ही रेप्टोवायरस उग्र हो जाएगा तो कुत्ते में 2-3 लक्षण देखने को मिलते हैं। या तो अपने सर को नीचे झुका के इत्मीनान से चलता जाएगा, तो सोचिए कि कुत्ता रेप्टोवायरस से ग्रसित है। दूसरा, कुत्ता पागल की तरह हरकत करेगा, किसी भी सूखी लकड़ी को, किसी भी वस्तु को काटने का चेष्टा करेगा, जो मिल जाए रास्ते में उसे ही काट लेगा, तो वो पागल है। तो वो पागल नहीं है, रेप्टोवायरस उस पर हावी है। ऐसे कुत्ते ज्यादा दिन तक जीते नहीं, 3-4 दिन के बाद मर जाते हैं। लेकिन 3-4 दिन के अंतराल में अगर किसी को काटते हैं तो उस व्यक्ति को रेबीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, 100%। तो रेबीज होगा तो इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट प्रकाश देखकर और पानी देखकर डरने लगते हैं और कुत्ते की तरह भूखते भूखते मरते हैं। तो रेबीज खतरनाक है। रेबीज से बचना चाहते हैं तो ऐसे पालतू जानवर अगर रखे हैं तो उसका आप एंटी रेबीज का टीका दिलवा दें। अब विषाणु से होने वाले एक और रोग है, सामान्य रोग है जो सबको होता है, वो है आपका जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम। यह राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस विषाणु भी संक्रामक है, लेकिन लंबे समय तक किसी व्यक्ति को या पेशेंट को परेशान नहीं करता। वह क्या करता है, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वो स्वतः खत्म हो जाता है, लेकिन इसके दौरान खांसी, छींक, थूक से छोड़े गए ड्रॉपलेट्स के सहारे सामने के स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। ये संक्रामक बीमारी है लेकिन परेशान नहीं करता है। नाक बंद होना, गले में खराश होना, सर्दी आना, श्लेष्मा आना, और 2-3 दिन 4 दिन के बाद ये स्वतः ठीक हो जाता है। यह सामान्य है, सबकी होती है। फटी आवाज का निकलना, नाक बंद होना, इस तरह के लक्षण, सर भारी हो जाना, थोड़ा सा शरीर का तापमान बढ़ जाना, तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि बीमारी जो भी हो, शरीर का तापमान बढ़ेगा, आपके भूख, आपके वजन में गिरावट आएगी, भूख कम लगेगा, ये तो सब में लक्षण मिलेगा। अगला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा भी संक्रामक रोग में से है। इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें सर्दी खांसी, शरीर का तापमान बढ़ना 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सर्दी से नाक बंद होना, बुखार आना, और नाक से जो स्राव निकलता है उसके संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित होना, ये संक्रामक बीमारी होने के कारण ऐसा होता है। इसमें बच्चे को अधिकांशतः ठंड से बचाना चाहिए, ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है। अगर गलत मौसम में कोई खाद्य पदार्थ गलत तरीके से सेवन करते हैं तो भी इन्फ्लुएंजा का प्रभाव हो सकता है, अगर वो खाद्य पदार्थ दूषित रहा तो। इन्फ्लुएंजा में मुंह और नाक को हमेशा ढक के ही छींकना चाहिए। अब बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, वैसे बच्चे की सफाई पर विशेष ध्यान दें, साफ सुथरा जगह रखें, हवादार जगह पर रखें, सूरज की रोशनी चाहे वहाँ रखें। मिक्सो वायरस भी ज़्यादा परेशान नहीं करता, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद इसके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन बच्चे को तुरंत कुशल चिकित्सक से सलाह लें और ट्रीटमेंट कराने। अगला है मॉप्स।
मप्स की बात करें, मप्स बच्चे में होने वाला पैरामिक्सोवायरस से होने वाला बीमारी है। मप्स में बच्चे प्रभावित होते हैं तो बुखार तो आता है, जिसे हम लोग दूसरे तरीके से देहाती भाषा में यहाँ जो गलशोध हो जाता है इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ गले में सूजन होना, मप्स, तो ऐसे स्थिति में मुंह खोलने में या किसी चीज को निगलने में दिक्कत होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, मिक्सोवायरस से होता है। तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चे को आराम देना, बार बार सिकाई करना, गर्म पानी से सेंधना से राहत मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाई का सेवन किया जाता है तो मप्स से राहत मिलता है। बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बड़े नहीं। अगर बड़े व्यक्ति को मिक्सोवायरस के चपेट में आते हैं तो ब्रिसन में सूजन होना और जननांग में सूजन होना, गले में सूजन होना, ये सामान्य लक्षण है। तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे का इसका भी डीपीटी का टीका जो है बेहतर कारगर होता है, कई बीमारियों में राहत देता है। अगर लिए हैं तो इसमें भी राहत देता है। हालांकि ये वायरस से होने वाला रोग है और ये टीका इस पर उतना कारगर नहीं है, लेकिन बच्चे को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अगला है खसरा। खसरा की बात करें तो खसरा भी वायरस से होने वाला, मॉर्बेली वायरस से होता है खसरा, मॉर्बेली। खसरा अगर रोग होता है तो इसमें भी बुखार आना, नाक से पानी आना, सर दर्द होना, जुकाम होना, नाक बंद होना, गले में खराश होना, ब्रोंकाइटिस होना और चरम अवस्था पर जाने पर निमोनिया से संक्रमित करना मुख्य लक्षण है। तो इसमें भी बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें बच्चे को हवादार कमरे में रखें, ठंडे वस्तु के सेवन से बचें और गर्म पानी, गुनगुना पानी का सेवन करें तो इससे राहत मिलता है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक ये परेशान करता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है, लेकिन ये बाद में पुनः परेशान न करे, इसलिए कुशल चिकित्सक से सलाह लें और त्वरित इलाज करवा लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास में एड्स और कैंसर की जानकारी दी जाएगी।